हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये एनसीईआरटी फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर माना जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं, नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो चैप्टर कॉम्पिटिटिव भी है, चैप्टर एकेडमिक भी है, यानी दोनों के लिए बहुत फायदेमंद चैप्टर है। तो पहली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, यानी हम आपको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी भी इसी टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले हम आपको ये बताएं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने से पहले कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो पहले जान लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने से पहले ये जरूरी हो जाता है जानना कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक बनेगा एडिशन कंपाउंड्स। तो अब क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड्स, वो आपको पहले बताते हैं। एडिशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड से मिलकर के बनते हैं। तो एडिशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल कंपाउंड्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड को मिलाने के बाद जो कंपाउंड बन के आते हैं उन्हें नाम दिया जाता है एडिशन कंपाउंड्स। ये एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। पहला पार्ट है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इन्हीं को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले डबल सॉल्ट की। क्या होते हैं डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को पानी में डिसॉल्व करने पर लूज कर देते हैं, खो देते हैं। यानी कि डबल सॉल्ट्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, डबल सॉल्ट्स आर those addition compounds which are obtained by the combination of two or more simple compounds and lose their identity on dissolving in water, यानी पानी में घोलने पर अपनी पहचान को खो देते हैं। क्यों खो देते हैं पहचान को? क्योंकि वो सिंपल आयंस बनाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट के? तो डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल है KCl.MgCl2.6H2O, पहला एग्जाम्पल। दूसरा K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, इसी तरीके से FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो ये सब एग्जाम्पल डबल सॉल्ट के हैं। तो फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं, डबल सॉल्ट वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड से मिल करके बनते हैं और उनको वो पानी में डिसॉल्व करने पर अपनी पहचान को, अपने आइडेंटिटी को खो देते हैं, क्योंकि वो सिंपल आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम ये पोटाश एलम है इसको देखें तो इसके तोड़ने पर आपको पोटेशियम आयन मिलेंगे, सल्फेट आयन मिलेंगे और एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे। यानी कि अगर हम इसको देखें तो हमें इस तरीके से ये आयन मिलते हैं। ये सभी सिंपल आयन है और सिंपल आयन की वजह से ही अपनी पहचान को ये खो देते हैं। तो ये बात बताई मैंने डबल सॉल्ट की। यही बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड से मिलकर के बनते हैं, लेकिन पानी में डिसॉल्व
करने पर अपनी पहचान को नहीं खोते। कारण क्या है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें तो 4KCN के साथ में अगर हम FeCN का होल ट्वाइस का कॉम्बिनेशन करें तो बनता है K4FeCN का होल 6। ये है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसे आप तोड़ दीजिए तो बनेगा 4K पॉजिटिव और FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। यानी कि कंडीशन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, और जब ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा तो ये अपनी पहचान को खोने नहीं देगा। इसी वजह से अपनी पहचान को ये लूज नहीं होने देते हैं। तो हमने आपको बताया कि एडिशन कंपाउंड दो तरीके के हुए, एक डबल सॉल्ट, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने डिफाइन किया। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बहुत आता है एग्जाम में, क्लियर है बिल्कुल डिफरेंस कि ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है। ये अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं वाटर में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपल आयन। ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते पानी में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब एग्जैक्ट फिर डेफिनेशन आनी क्या चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। अब जैसे कि अगर हम कॉम्प्लेक्स आयन को देखें तो बोर्ड पे देखिए, यहाँ पर हमने Fe लिया, यहाँ पर Cn लिया, यहाँ पर Cn लिया, यहाँ पर इस तरीके से हमने Cn लगाए हैं। तो एडिशन कंपाउंड के बाद जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन करके आए हैं वो कैसे, ये ऐसा दिखाई देगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वह कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन चारों तरफ से लिगेंड से घिरा रहता है। अब ये लिगेंड टर्म क्या है इसको भी हम आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम चारों तरफ से लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू घिरा रहता है, वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कितनी कैटेगरी में, यानी कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो अब भी ये भी हम आपको बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। ये 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बताया कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर एक बार रिपीट करता हूं, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज याद होती चली जाए, यानी कि वह कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल एटम चारों तरफ से लिगेंड से घिरा रहे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड और अपनी आइडेंटिटी को लूज ना होने दे ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ये नेगेटिव होते हैं कॉम्प्लेक्सेस और पॉजिटिव होते हैं कॉम्प्लेक्सेस और न्यूट्रल भी होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि ये। तो कॉम्प्लेक्सेस 3 तरीके के हुए, पहले नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो यहां पर नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल में देखें तो एग्जाम्पल भी हम आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल में आ जाइए, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इसलिए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कहलाया। अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे CrNH3 का होल 6, यहां पर आ जाए 3 पॉजिटिव तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रल में जैसे NiCO का होल 4, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आता है। यहां पर मैंने आपको तीनों बताए हैं, तीनों के बारे में बताया है, तीनों का एक एग्जाम्पल भी दिया है, इनको आप समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि वह कॉम्प्लेक्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो पॉजिटिवली चार्ज कहलाते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो नेगेटिवली चार्ज कहलाते हैं, जिस पे कोई चार्ज ना हो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में गिने जाते हैं। तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स के डिटेल आपको बताई। अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरी आई थी, अल्फ्रेड नोबल ने वो थ्योरी दी थी, और क्या थी थ्योरी, उस थ्योरी का नाम था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की। जरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, नाम है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। क्या है ये वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी, समझने की कोशिश करें। अल्फ्रेड वर्नर ने कॉम्प्लेक्सेस को जब स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या देखा, वो है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में। इस थ्योरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो मेन पोस्टुलेट्स क्या है इस थ्योरी का? मेन पोस्टुलेट पहला यह है कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की वैलेंसी होती हैं। एक कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी
प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। यानी कि अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का पहला पॉइंट ही यही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो टाइप की वैलेंसी होती हैं, पहली होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। यानी इसे हम प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज भी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इनको कैसे याद करेंगे, इस पूरी थ्योरी को लगातार वीडियो के साथ देखिए, इसी के साथ याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है इस वीडियो के अंदर। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, आयनाइज हो सकती है प्राइमरी वैलेंसी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज नहीं होती, मींस नॉन आयोनाइजेबल है। यानी अब आपके सामने पहला पॉइंट तो मैंने बताया कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये कहती है कि दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है। उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, ये डॉटेड लाइन है, डॉट 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 करके डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। फिर 3 पॉइंट याद करिए, प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करती है। यानी कि अब आपने लगातार पॉइंट याद कर लिए हैं। और लास्ट पॉइंट यह है कि प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिवली चार्ज होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव और न्यूट्रल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। कुछ केसेस में ये पॉजिटिव कंडीशन भी देखी गई है, लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि ये प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिवली चार्ज होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों हो सकती है। तो मैंने आपको ये सब पॉइंट्स बताए, फिर एक बार रिमाइंड कराता हूं। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी दो टाइप की वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करती है, और ये नेगेटिव न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये थी वर्नर्स की कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इसी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद जरूर रहेगा। यानी कि एग्जाम्पल है CO कोबाल्ट Cl3.6 अमोनिया। इनको अब मान लीजिए हमने यहाँ पर बीच में कोबाल्ट लिखा, यहाँ हमने ये अमोनिया इस तरीके से आपको दिखाए NH3, यहाँ उल्टा लिखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है, यहाँ भी लिखा हमने NH3। अब यहाँ क्या काम किया, डॉट 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 Cl लगाया, डॉट 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 Cl लगाया, डॉट 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 Cl लगाया। यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने Cl को डॉट से लगाया, अमोनिया को सॉलिड लाइन से लगाया, तो मुझे कैसे पता था कि कौन सी प्राइमरी वैलेंसी है, कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी। तो बेटा इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर रहा होगा जिसके थ्रू ये पता किया गया, तो वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। यानी कि Cl प्राइमरी वैलेंसी में होगा, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके अंदर AgNO3 डाल दिया। जैसे ही AgNO3 डाला, यहां देखा कि 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट कर गए। यानी कि 3 मोल जब प्रेसिपिटेट किए तो 3 क्लोराइड आयंस रहे होंगे। इसका मतलब क्लोराइड आयन आयनाइजेबल हुए, और जो आयनाइजेबल होता है वही प्राइमरी वैलेंसी में जाता है। इसलिए मैंने Cl को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, जबकि अमोनिया आयनाइज नहीं रही होगी, इसलिए मैंने उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक एग्जाम्पल था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, उनको भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, उनका कुछ न कुछ आपको तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको याद रहे। देखिएगा जरा ध्यान से आप, Cl3.6 अमोनिया, Cl3.5 अमोनिया, Cl3.4 अमोनिया, Cl3.4 अमोनिया, Cl3.5 अमोनिया और एक वाटर। यहाँ पर अगर हम लोग आयोनाइज करें तो यहाँ 3 क्लोराइड आयन प्रैक्टिकली देखा गया होगा Ag3 डाल के, यानी 3 क्लोराइड 3 AgCl मिले होंगे, तो 3 क्लोराइड आयन। यहाँ आपका 2 क्लोराइड आयन मिले होंगे, यहाँ 1 मिला होगा, यहाँ 1, यहाँ
कोई नहीं मिला होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं रही होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि इनके कलर में क्या वेरिएशन आया होगा। तो आप एक वर्ड याद कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, YPGVR। YPGVR अगर आप याद रखेंगे, YPG और VR। अब Y का मतलब येलो से हो जाएगा, P का मतलब पर्पल से हो जाएगा, G का मतलब ग्रीन से हो जाएगा, V का मतलब वायलेट से हो जाएगा, R का मतलब रेड से हो जाएगा। यानी कि आपके सामने एक कलर भी होंगे, 6 अमोनिया, 5 अमोनिया, 4 अमोनिया, 4 अमोनिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी कि 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट रहे होंगे, तो 3 प्राइमरी वैलेंसी होंगी, यहाँ 2 प्राइमरी वैलेंसी होंगी, यहाँ 1 प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ 1 प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ पर कोई भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं रही होगी, यानी कि ये आयोनाइज नहीं रहा होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स एज इट इज रहा होगा। ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन चारों तरफ से लिगेंड से घिरा रहता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को 2-3 बार आप लिख करके देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगी। तो इस वीडियो को अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।